हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। देखिए, पिछली वीडियो में हम 1857 से पहले जितने भी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह हुए हैं उन पर हम चर्चा कर गए थे। ठीक है, चलिए अब टाइम आ गया कि हम 1857 की क्रांति पर भी चर्चा करें और उसके कारण, परिणाम और विद्रोह का स्वरूप तथा विद्रोह में भाग लेने वाले विभिन्न नेताओं की क्या क्या भूमिका रही, उन सब विषयों पर चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो आइए मेरे साथ देखते हैं 1857 के विद्रोह का स्वरूप। पहला ही क्वेश्चन ये है कि 1857 के विद्रोह का स्वरूप क्या था। देखिए, इन्हें इस तरह संकलित किया गया है, कहीं आपको मेंस में टिप्पणी लिखनी पड़े या प्रीलिमिनरी की दृष्टि से जो फैक्ट होते हैं उन्हें तो संकलित किया ही गया है। मेंस में कोई क्वेश्चन लिखना पड़े, कोई टिप्पणी लिखनी पड़े, ठीक है, तो वो सारी चीजें इसमें आपको समझाने की कोशिश की गई है वीडियो में। देखिए, 1857 के विद्रोह का स्वरूप का मतलब क्या होता है। स्वरूप का मतलब है कि विद्रोह किस तरह का था। आम जनता का विद्रोह था, सैनिक विद्रोह था, राजे रजवाड़ों का विद्रोह था। ठीक है, तो इस तरह से विद्रोह के स्वरूप पर चर्चा की गई है इसमें। तो आइए देखते हैं 1857 के विद्रोह का स्वरूप। जब देखते हैं तो जॉन लॉरेंस और सीले नाम के दो व्यक्ति हैं, अंग्रेज हैं, जो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि ये पूरी तरह देशभक्ति रहित, ठीक है, यानी देशभक्ति रहित सैनिक विद्रोह था। चलिए, कह रहा ये सैनिक विद्रोह था, लेकिन इसमें कुछ विलय नीति से रुष्ट यानी नाराज देशी रियासतों का भी समर्थन था। यानी सैनिकों ने किया और कुछ देशी रियासतें जो डलहौजी की हड़प नीति से नाराज थी वो भी इसमें सहयोगी हो गई विद्रोह में। तो ये कहना है जॉन लॉरेंस और सीले का। अब इसकी व्याख्या हम कर देते हैं। चूंकि जॉन लॉरेंस और सीले इसे सैनिक विद्रोह कह रहे हैं, तो हम कहते हैं कि भाई पूरी सेना तो विद्रोह में शामिल थी ही नहीं, आप कैसे इसे सैनिक विद्रोह कह सकते हैं। बल्कि सेना का बड़ा भाग तो अंग्रेजों की तरफ से इस विद्रोह को दबाने में लगा हुआ था, तो आप इसे पूरी तरह सैनिक विद्रोह नहीं कह सकते हैं। चलिए, और दूसरी बात, केवल सैनिक नहीं कह रहे, कुछ स्थानों पर तो बिहार, अवध में जनता का अपार समर्थन मिला हुआ था, तो इसे अब सैनिक विद्रोह नहीं कह सकते हैं। चलिए, और विद्रोह जब दबा दिया गया ना, तो विद्रोह के बाद हजारों असैनिक लोगों को विद्रोह में शामिल होने के कारण दंडित किया गया, जो यह दर्शाता है कि विद्रोह में सैनिक लोगों के साथ साथ असैनिक लोगों की बड़े स्तर पर भूमिका थी। ठीक होगी बात। तो जॉन लॉरेंस और सीले का मत कि सैनिक विद्रोह था, हमने उसे काटने की कोशिश की है। चलिए नेक्स्ट चलता हूं। LER रीज क्या कहते हैं, वो कहते हैं धर्मांध ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था, यानी कि विद्रोह था। याद रखिएगा, प्री की दृष्टि से ये कथन आ जाते हैं जॉन लॉरेंस और सीले ने क्या कहा, और LER रीज क्या कह रहे हैं, वो आपसे कहेगा धर्मांध युद्ध किसने कहा है, या धर्मांधों का मतलब भारतीय लोगों का, ईसाई मतलब अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध था। चलिए, LER कहते हैं कि ये धर्मांध युद्ध था, धर्मांधों का युद्ध था जो इन्होंने ईसाइयों के विरुद्ध किया। दोनों वर्गों ने, देखिए अब इसकी व्याख्या यह है, देखिए हम इसे धर्म का सहारा ले सकते हैं। तो दोनों ही वर्गों ने अपनी जातियों को छुपाने के लिए धार्मिक ग्रंथों का सहारा लिया। बिल्कुल ठीक बात है, ये कह रहे हैं LER। अब व्याख्या देखें तो कह रहा कि आप इसे पूरी तरह ऐसे नहीं कह सकते धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था, क्योंकि जब हम देखते हैं ईसाइयों यानी अंग्रेजों की तरफ से तो विद्रोह को दबाने में बड़ी संख्या में भारतीय शामिल थे, तो आप कैसे सेपरेट कर सकते हैं कि एक तरफ इंडियंस और दूसरी तरफ नॉन इंडियंस शामिल हैं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। जब विद्रोह को दबाने में ही अंग्रेजों से ज्यादा तो भारतीय थे, तो ये LER इसकी बात तो वैसे ही कट जाती है। ये संकीर्ण मानसिकता से ग्रस्त आदमी है। ठीक है, तो आप इसे ऐसे कह सकते हैं कि इसे धार्मिक रंग न देते हुए कि काले विद्रोहियों और काले लोगों द्वारा समर्थित गोरे लोगों का युद्ध कहा जा सकता है। समझ गए आप इसका मतलब, काले विद्रोही यानी कि जिन्होंने भारतीयों ने विद्रोह किया, और दूसरे गोरे लोग हो गए अंग्रेज, और ऐसे काले लोग जो अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहे थे। तो उन दोनों के बीच का ये संघर्ष था, यानी कि काले लोगों वर्सेस गोरे लोगों हैं जिन्हें भारतीयों का समर्थन प्राप्त था। तो LER इसका आप कथन याद कर लीजिएगा कि क्या कहता है। चलिए नेक्स्ट चलता हूं मैं। TR
टी.आर. होम्स ने कहा है सभ्यता और बर्बरता का युद्ध था ये, यानी कि देखिए अपने आप को तो सभ्य बता रहे हैं ये, है ना, अपने आप को तो सभ्य बता रहे हैं और भारतीयों को बर्बर बता रहे हैं। ठीक बात है। व्याख्या संकीर्ण जाति भेद से प्रेरित है, ये हमें दिख ही रहा है। ठीक है, देखिए कह रहा है कि जब विद्रोह हुआ ना तो दोनों ही वर्गों ने मौका मिलने पर बर्बरता का परिचय दिया। कैसे? दिल्ली, कानपुर और लखनऊ में भारतीयों ने यूरोपीय स्त्रियों और बच्चों को मारा, ये बर्बरता दिखाई भारतीयों ने, तो भारतीय बर्बर दिख रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद हडसन नील ने अंधाधुंध गोली चलवाकर हजारों भारतीयों को मौत के घाट उतारा, ये अंग्रेजों ईसाइयों की बर्बरता है। तो आप किसी भी वर्ग को ये नहीं कह सकते कि वो बर्बर था और दूसरा सभ्य था, दोनों ने ही जैसे मौका मिला वैसे साम दाम दंड भेद की नीति द्वारा विद्रोह करने का प्रयास किया है, संघर्ष किया है। ठीक होगी बात। अब उसके बाद जेम्स आउटड्रम क्या कहते हैं? जेम्स आउटड्रम कहते हैं और उनके साथ में है डब्ल्यू टेलर। ये पीटी की दृष्टि से क्वेश्चन आ जाते हैं कि हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम था, ये भी संकीर्ण मानसिकता से ही प्रेरित है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो मैं आगे चलता हूं। जेम्स आउटड्रम, डब्ल्यू टेलर का कथन यहाँ पे हो गया और यहाँ पे टी.आर. होम्स का कथन हो गया। बेंजामिन डिज़रेली ने राष्ट्रीय विद्रोह कहा है जो सुनियोजित और संगठित प्रयत्नों का परिणाम था। बेंजामिन डिज़रेली जो थे ब्रिटेन में रूढ़िवादी दल के नेता थे, उन्होंने क्या कहा है, इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी है और कहा है ऐसा राष्ट्रीय विद्रोह जो सुनियोजित और यानी प्लान्ड और संगठित यानी ऑर्गेनाइज्ड था, उसी को इन्होंने बोला है। फिर अशोक मेहता की पुस्तक है द ग्रेट रिबेलियन। द ग्रेट रिबेलियन में वो इसे क्या बताते हैं? राष्ट्रीय स्वरूप बताते हैं अशोक मेहता। वी.डी. सावरकर क्या बताते हैं? कहते हैं सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम। ठीक बात है, इसलिए इन्होंने किताब भी लिखी है अपनी इसी नाम से, फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, यानी भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम। ठीक है, ये इन्होंने वी.डी. सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर ने लिखी है, वो भी इसे स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा देते हैं। उन्होंने कहा 1857 से पहले जो विद्रोह हुए थे वो 1857 के विद्रोह के लिए पूर्व अभ्यास थे। 1957 में 1857 की शताब्दी वर्ष मनाई गई, जो ये दर्शाता है कि ये अचानक फूटने वाला विद्रोह नहीं अपितु एक राष्ट्रीय और प्लान्ड विद्रोह था। वी.डी. सावरकर यहाँ पर ये बताने की कोशिश करते हैं। चलिए आगे चलता हूं मैं। आर.सी. मजूमदार की पुस्तक है जिसका नाम है सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। क्या बताते हैं वो? वो कहते हैं 1857 का विद्रोह ना तो पहला था, क्योंकि इस तरह के विद्रोह पहले भी फूटते रहते थे अंग्रेजों के विरुद्ध, तो पहला नहीं था नंबर 1। ना तो राष्ट्रीय था, कहने लगे क्योंकि ये सेना से शुरू हुआ इसलिए इसे सैनिक विद्रोह कहते हैं, जिसमें छिटपुट असंतुष्ट व्यक्ति या देशी रियासतें शामिल हो गई, तो वो राष्ट्रीय नहीं कहते हैं। ना स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं क्योंकि सभी के सभी अपने स्वार्थों से प्रेरित थे। किसी के पीछे धार्मिक कारण थे अंग्रेजों से नाराज होने के, किसी के पीछे आर्थिक कारण थे। ठीक बात है, तो इसलिए आर.सी. मजूमदार ने क्या बोला है? बोला ना तो यह पहला था, ना ही राष्ट्रीय था, न ही स्वतंत्रता संग्राम था। आर.सी. मजूमदार की पुस्तक है सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट किताब है इनकी। नेक्स्ट चलता हूं। डॉक्टर एस.एन. सेन, सुरेंद्रनाथ सेन क्या कहते हैं? सुरेंद्रनाथ सेन की पुस्तक है 1857। अंग्रेजी सरकार ने इन्हें सरकारी इतिहासकार भी नियुक्त किया था विद्रोह के बारे में लिखने के लिए, तो इन्होंने बुक लिखी थी 1857 नाम से। क्या कहते हैं? कहते हैं कि ये स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा देते हैं। तो सुरेंद्रनाथ सेन ने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी है। इसका क्या व्याख्या दी उन्होंने वो देख लीजिए, क्योंकि पीछे कई लोगों ने कहा कि ये स्वतंत्रता संग्राम था तो ये कुछ वर्गों के द्वारा शुरू किया गया, तो देख लेते हैं। वो कहते हैं कि क्रांतियां भी छोटे समूह से ही शुरू होती हैं, जैसे फ्रांस की क्रांति, अमेरिका की क्रांति, एक छोटे जन समूह का ही समर्थन मिला था इसे, और जन समूह का समर्थन हो भी सकता है नहीं भी। हमने अमेरिका की क्रांति में इस तरह की घटनाएं देखी जहां पर बड़े स्तर पर जन समूह शामिल नहीं था। ठीक होगी बात। तो वो इसी का समर्थन लेते हुए कहते हैं इसी प्रकार 1857 का विद्रोह सैनिक क्रांति के रूप में शुरू हुआ
और स्वतंत्रता संग्राम के रूप में समाप्त हुआ। ये है कथन सुरेंद्रनाथ सेन का। ठीक बात है। सेन ब्रिटिश सरकार के सरकारी इतिहासकार भी थे। तो आपसे पूछे किसने कहा कि सैनिक क्रांति के रूप में शुरू हुआ, स्वतंत्रता संग्राम के रूप में समाप्त हुआ, तो आप कहेंगे सुरेंद्रनाथ सेन का कथन है ये, जिनकी पुस्तक 1857 है। ठीक होगी बात। उन्होंने अपने मत के समर्थन में फ्रांस की क्रांति और अमेरिका की क्रांति का संदर्भ ग्रहण किया है और बताया है कि क्रांतियां होती हैं तो ऐसा होता है, प्रारंभ में उसे जनसमूह का समर्थन नहीं होता है। ठीक होगी बात। चलिए नेक्स्ट। चलिए विद्रोह के कारणों पे बात कर लेते हैं। चलिए तो पहला टॉपिक पूरा हो गया, विद्रोह का स्वरूप। ठीक है, तो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत दिए। अगर आपको लास्ट में कॉन्क्लूजन लिखना पड़े स्वरूप का, तो आप क्या लिखेंगे? आप कहेंगे यद्यपि विद्रोह का स्वरूप, विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई? सैनिक विद्रोह के रूप में हुई, लेकिन धीरे धीरे इसमें देसी रियासतों के साथ साथ उनके साथ बड़ी संख्या में आम जनता भी शामिल हुई। यद्यपि भारत का एक बड़ा वर्ग पढ़ा लिखा तबका इस विद्रोह से अछूता रहा या इस विद्रोह से दूर रहा। तो आप ये कॉन्क्लूजन लिखेंगे लास्ट में अगर लिखना हो तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता हूं मैं। विद्रोह के कारण नंबर 2 टॉपिक हो गया। तो किसी भी विद्रोह के राजनीतिक कारण होते हैं, धार्मिक कारण होते हैं, आर्थिक कारण होते हैं, सैनिक कारण होते हैं। तो यहीं से शुरू कर रहे हैं हम राजनीतिक कारण। कुछ कारण ऐसे होंगे जो आपको कॉमन भी दिखेंगे, जो धार्मिक में भी दिखेंगे और आपको सैनिक में भी दिखेंगे। चलिए, क्योंकि हर ब्राह्मण परिवार का लड़के में से एक सैनिक हुआ करता था, तो परिवार गुथा हुआ था, तो सैनिक और धार्मिक कारण आपको दिखेंगे और आपको आर्थिक कारण सैनिक कारण में दिखेंगे, क्योंकि हर किसान का बेटा भी एक सैनिक हुआ करता था। ठीक है, तो इस तरह से कुछ कारण जो है कॉमन हो जाते हैं, इसलिए उन्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, बस आप पढ़ लीजिए। देखिए राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण में वेलेजली की सहायक संधि। हम जानते हैं वेलेजली 1798 से 1805 तक भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया था। पिछली वीडियो में मैं आपको सारी सहायक संधि पढ़ा चुका हूँ। हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, है ना, ये सारे पढ़ चुके हैं हम, है ना। तो वेलेजली ने सहायक संधि की थी। सहायक संधि में अभी इसने सहायक संधि की जो शुरुआत, हमने कहा था कि सहायक संधि की शुरुआत तो पहले ही हो गई थी। डुप्ले पहला व्यक्ति था जिसने अपनी सेना किराए पर दी थी। वेलेजली ने आगे आकर सहायक संधि का विकास किया और वेलेजली के समय सहायक संधि अपने चरम स्तर पर होगी। तो वेलेजली की सहायक संधि में प्रावधान क्या किया गया? इस समय ना फ्रांस के आक्रमण का भय था, तो वेलेजली नहीं चाहता था कि फ्रांस के आक्रमण अगर हो तो कोई भी ऐसी देसी रियासत हो जो या तो ब्रिटिश सरकार के अधीन न हो, और जो अब तक अधीन नहीं है तो ब्रिटिश सरकार पर आश्रित ना हो। तो वो जितनी भी देसी रियासत थी उनको अपने ऊपर आश्रित बना देना चाहता था। जो आराम से सहायक संधि स्वीकार कर लेती तो ठीक, अन्यथा युद्ध के द्वारा भी राज्यों को सहायक संधि के अधीन लाया गया। तो आप जानते हैं सहायक संधि में जो देसी राज्य सहायक संधि को स्वीकार करता था उसे अपने यहाँ पे एक अंग्रेज रेजिडेंट रखना होता था। उसका सुरक्षा का दायित्व ब्रिटिश सरकार ले लेती थी। बदले में उसके नाम से जो सेना रखी जाती थी उसका खर्चा ब्रिटिश सरकार उसी राज्य से लेती थी। आगे आगे उन राज्यों पर खर्चा बढ़ता जाएगा, वो सेना का खर्चा नहीं दे पाएंगे, तो ब्रिटिश सरकार आर्थिक धन के बदले में उनका जमीन क्षेत्र लेने लगेगी। इस प्रकार से कोई राज्य तभी स्वतंत्र राज्य कहलाता है जब उसके पास अपनी संप्रभु हो, यानी उसकी सुरक्षा का अपने आप हो, सेना हो। ब्रिटिश सरकार देसी रियासतों के खर्चे पर अपनी सेना बढ़ा रही थी, तो जिसका तात्पर्य यह है कि देसी रियासतों का भविष्य में होना या ना होना ब्रिटिश सरकार के ऊपर है। ब्रिटिश सरकार जब चाहे इन्हें समाप्त कर सकती है। धीरे धीरे ब्रिटिश सरकार ने उस समय इन्हें समाप्त नहीं किया, क्योंकि ब्रिटिश सरकार अगर उस समय इनका विलय का प्रयास करती तो ये देसी रियासतें परस्पर संगठित हो सकती थी और एक बड़ा मोर्चा खोल सकती थी, जैसा 1857 में हुआ भी। अगर ये मोर्चा 50 साल पहले वेलेजली के समय खुल जाता तो निश्चय ही
ब्रिटिश सरकार को अपना बोरिया बिस्तर भारत से बांधना पड़ जाता। तो इसीलिए ब्रिटिश सरकार ने वेलेजली ने उस समय सहायक संधि द्वारा देशी रियासतों का अस्तित्व बनाए रखा, परंतु उनकी संप्रभुता समाप्त कर दी। ठीक है, तो आप जानते हैं सहायक संधि का पूर्णतः विकास हो गया डलहौजी के समय, जब ब्रिटिश सरकार इस समय तक विदेशी आक्रमण का खतरा टल चुका था, ब्रिटिश शासन जो है भारत में पूरी तरह स्थापित हो चुका था। तो डलहौजी ने जिस नीति को अपनाया उसे कहते हैं हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति। इसके द्वारा इसने भारतीय राज्यों को 3 तरीके से हड़पा। एक तो युद्ध के द्वारा, जिसमें हमने पढ़ा था पंजाब, सिक्किम, ये हमने पढ़ा था। दूसरा कुशासन का आरोप लगाकर अवध को, ठीक है। उसके बाद इसने गोद न लेने के अधिकार के द्वारा इसने हड़पा था। हम जानते हैं 1848, 1849 बगाट, उदयपुर, नागपुर, झांसी, इस तरह से इसने सारे राज्य हड़पे थे। मैं पीछे उनके ऊपर सारी चर्चा कर चुका हूँ वीडियो में कि हड़प नीति के द्वारा कौन कौन से राज्य कब कब हड़पे गए। मैं उस पर चर्चा नहीं करूँगा। मेरा उद्देश्य यह है कि आप देखिए देशी रियासतें नाराज हैं। लॉर्ड हेस्टिंग ने मुगल सम्राट का अपमान किया था। ठीक है, अब मुगल सम्राट जो था, भले ही वो सम्राट नहीं है, लेकिन वो भारत का बादशाह और पूरे भारत की जनता का एक प्रतिनिधि हुआ करता था। जब लॉर्ड हेस्टिंग आएगा, लॉर्ड हेस्टिंग का काल है 1813 से 1823। जब लॉर्ड हेस्टिंग आएगा तो मुगल बादशाह से मिलने से मना कर देगा, वो इतना अपमान करेगा और कहेगा मैं बराबरी के स्तर पे मिलूंगा, लेकिन वो तो मिल नहीं पाएगा। उससे अगला जो गवर्नर आएगा लॉर्ड एमहर्स्ट, आपको याद होगा 1823 से 28 है शायद इसका काल, 1823 से 28 लॉर्ड एमहर्स्ट मुगल बादशाह से पहली बार बराबरी के पद पर मिला। समझिए आप, मतलब बादशाह और गवर्नर जनरल इक्वलेंट लेवल पे, स्तर पे, यानी गोल मेज टाइप राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रही है इनके बीच में। तो ये दिखाता है कि ये मुगल बादशाह का भी अपमान कर रहे हैं, जिससे भारतीय जनता नाराज हो रही है और उनके अंदर एक विद्रोह की चिंगारी भड़क रही है। ठीक है, चलिए मैं नेक्स्ट चलता हूं। देखिए 1803 में दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया और इन्होंने अनेक अवसरों पर अकबर द्वितीय को ये बादशाह बनाएंगे। पहली बार मुगल बादशाह जो अंग्रेजों के समर्थन से बैठेगा 1806 में अकबर द्वितीय होगा। उत्तर मुगल में हमने पढ़ा भी था, है ना। तो उसके बाद मुगल बादशाह जो बनेंगे वो अंग्रेजों की दया पर बनेंगे और अनेक अवसरों पर मुगल बादशाह का अपमान करेगा, जिससे भारतीय जनता जो है नाखुश होगी, अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध एक तरह की घृणा सी भरने लगेगी। चलिए, अब कैनिंग गवर्नर जनरल, आप जानते हैं कैनिंग का काल है 1856 से 62। इसी के समय तो 1857 में विद्रोह फूटेगा। इसने मुगल शहजादे को कह दिया कि राजकीय उपाधि भी त्यागो और मुगल महल को छोड़ दो, मुगल महल को खाली करो। तो देखिए आप, ये अब धीरे धीरे, अब जब सत्ता मजबूत हो गई है तो अब ये मुगल बादशाह के गिरेबान तक पहुंच गए हैं और उनका अपमान कर रहे हैं निरंतर, जिससे क्या हो रहा है, जिससे भारतीय जनता नाराज हो रही है। तो आप देख सकते हैं मैंने पहला टॉपिक पढ़ा है जिसका नाम है विद्रोह के कारण में राजनीतिक कारण मैंने पढ़े हैं। तो इसमें वेलेजली की सहायक संधि, डलहौजी की हड़प नीति, लॉर्ड हेस्टिंग का मुगल सम्राट का अपमान, एमहर्स्ट द्वारा बराबरी के स्तर पर मिलना, 1803 में दिल्ली पर कब्जा होने के बाद मुगल बादशाहों का अपमान करना, मुगल शहजादे को उपाधि और मुगल महल दोनों को खाली करने की घोषणा करना आदि राजनीतिक कारण हैं जिससे भारतीय जनता नाराज है। नेक्स्ट, प्रशासनिक कारण। प्रशासनिक कारण में देखिए, जब तक देशी रियासतें थी तो भारतीयों को ऊंचे ऊंचे पद मिलते रहते थे देशी रियासतों के अधीन। अब देशी रियासतों का तो विलय हो गया, अब अंग्रेजों के अधीन भारतीयों को उच्च पद मिलते ही नहीं, प्रमोशन जैसी व्यवस्था ही नहीं है। सेना में जो सबसे ऊंचा पद मिलता था भारतीयों को केवल सूबेदार का, उससे ऊपर कितना ही योग्य भारतीयों नहीं मिलेगा। और गैर सैनिक पद में सदर अमीन का पद था, उससे ऊपर का पद भारतीयों के लिए खुला ही नहीं था। सारे उच्च पद अंग्रेजों के लिए सुरक्षित कर दिए गए। तो है नाराज के कारण 1850 में इनाम कमीशन आया और दक्षिण भारत में मुंबई में मुख्यतः अनेक जमींदारियों को ब्रिटिश सरकार ने वापस ले लिया गया, जिससे भी जमींदार वर्ग भी कहीं नाराज थे दक्षिण में। ठीक है,
इनाम कमीशन 1850 याद रखिएगा। नेक्स्ट चलता हूँ, आर्थिक कारण। आर्थिक कारण तो आप देख ही रहे हैं, पलासी बक्सर के बाद इन्होंने लूट शुरू कर दी है, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी और जमींदारी व्यवस्था से किसानों का शोषण कर रहे हैं, अपने उद्योगों के लिए भारत को कच्चे माल का केंद्र बना दिया है, ब्रिटेन की मशीन निर्मित माल यहाँ आ रहा है जिससे भारतीय माल से प्रतियोगिता हो रही है और भारतीय परंपरागत उद्योग का ढांचा खत्म होता जा रहा है, क्योंकि भारतीय अब चरखे की कंपटीशन जो है आप समझिए ब्रिटेन की मशीन से है, तो चरखा वर्सेस मशीन हो गया, तो आप समझ सकते हैं कि कैसे होगा कंपटीशन। तो ये वो आर्थिक कारण है। कृषि में बेरोजगारी, कृषि में बुरा हाल हो रहा है, अंग्रेजों की मांग ज़्यादा है और मांग बड़ी सख्ती से है जिससे किसानों का शोषण हो रहा है, उद्योग धंधों को ये नष्ट कर रहे हैं जिससे कृषि पर दबाव बढ़ रहा है इस तरह से, और अधिकाधिक कर लेने की इनकी नीति से शोषण हो रहा है। तो ये सारे कारण हैं जो आर्थिक कारण जो यहाँ पे लोगों का दम घोट रहे हैं एक तरीके से ब्रिटिश शासन के अधीन। धार्मिक कारण, धार्मिक कारण देखिए, धर्म जो है कई बार बहुत असंतुष्टि होने पर धर्म ही एक ऐसा पहलू होता है जो व्यक्ति को मानसिक संतुष्टि प्रदान करता है। अंग्रेजों ने उस संतुष्टि को भी छीना है। देख लेते हैं 1813 में ईसाई धर्म प्रचार की अनुमति। 1813 का चार्टर एक्ट आया था, उसमें ये कहा गया था कि भारत में ईसाई धर्म प्रचार की अनुमति मिलेगी। अब ये धर्म प्रचार की अनुमति और धर्मांतरण की अनुमति आप एक ही समझिए, जिनकी सरकार है उन्हें धर्म प्रचार करना है, तो आप देख लीजिए हमारे धार्मिक मामलों में इंटरफेयर कर रहे हैं। भारत में जो धर्म होता है वो अफीम होता है, आप कुछ भी करिए धर्म के मामलों में इंटरफेयर नहीं करिए, आपका काम चलता रहेगा। आप धर्म के मामले में इंटरफेयर करिए, आपको या तो नुकसान होगा बड़ा या आपको लाभ होगा बड़ा। ठीक है, चलिए। तो मैगलस ने देखिए इस समय क्या कथन कहा था, ईश्वर ने भारत की विशाल भूमि ईसाई पताका फहराने के लिए दी है। तो आप समझ गए इनका उद्देश्य क्या है। इन्होंने 1850 में धार्मिक अयोग्यता अधिनियम ला दिया। हमारे यहाँ क्या होता था, अगर बेटा धर्म परिवर्तन करता है तो पिता की संपत्ति नहीं मिलेगी। अब हो क्या रहा था, यहाँ पे बेटा धर्म परिवर्तन कर रहा था, धर्म परिवर्तन करके वो ईसाई बन रहा था डेफिनेटली, तो यहाँ पे नियम लगा दिया कि आप धर्म परिवर्तन करिए, आपको पिता की संपत्ति भी मिलेगी, पिता की संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। तो आप समझ गए अंग्रेज जानबूझ के कर रहे हैं कि धर्म परिवर्तन भी होता रहे और उन्हें उधर से भी नुकसान ना हो, जिससे वो प्रेरित रहे धर्म परिवर्तन करने, धर्मांतरण करवाने के लिए। तो आप देख सकते हैं इसके अलावा और क्या कारण हो सकते हैं धर्म परिवर्तन। देखिए इन्होंने हमारे धार्मिक मामलों में इंटरफेयर किया। 1829 में इन्होंने क्या लाए थे, सती प्रथा पे रोक लगाई। ठीक है, हालांकि आप कहेंगे सती प्रथा तो एक सही काम किया इन्होंने, लेकिन आप ये समझिए उस समय धर्म के मामलों में इंटरफेयर करना अच्छा नहीं माना जाता था। 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पे रोक शुरू करवाया, तो उस समय विधवा विवाह को भी बुरा माना जाता था, तो इसको लेकर भी भारतीय नाराज थे। इसके अलावा नर बलि प्रथा और दुनिया भर की चीजें थी जो भारत में होती थी, धार्मिक कार्यों में नर की बलि दी जाती थी, वो सारे कार्यों पर इन्होंने रोक लगाई थी, जिससे क्या हुआ था, जिससे भारतीय नाराज हुए थे। ठीक होगी बात। तो आप देख सकते हैं ये भी अन्य कारण है। सैनिक कारण। अब सैनिक कारण 1856 में सामान्य सेना भर्ती अधिनियम आया। आप कहेंगे इसमें क्या था, इसमें कह दिया कि भारत से बाहर सेवा के लिए सैनिक को कहीं भी भेजा जा सकता है। देखिए उस समय हमारे यहाँ मान्यता ये थी कि समुद्र पार करना या रेगिस्तान पार करना आपका धर्म परिवर्तन जैसा हो जाएगा, आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। इसका एक उदाहरण भी बताता हूँ मैं आपको। 1839 से 1842 में भारत अफगान युद्ध हुआ था, तो भारतीय सेना को जब अफगानिस्तान भेजा गया तो वो रेगिस्तान पार करके गई। तो जब सैनिक घर लौटे ना, तो गांव वालों ने, घर वालों ने उन्हें घर में घुसने नहीं दिया और कहा कि आपका तो धर्म भ्रष्ट हो गया है। ठीक है, तो ये घर से ही रूढ़िवादिता चल रही थी। अब जो था तो था, उसे हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए 1856 में जब सामान्य सेना भर्ती अधिनियम आया है, तो इससे भी जो है भारतीय सैनिक जो है नाराज हुए हैं, क्योंकि उनको अब कहीं भी बाहर भेजा जा सकता है आक्रमण युद्ध के लिए। ठीक है, 1854 का डाकघर अधिनियम आया है। देखिए पहले सैनिकों को कहीं भी चिट्ठी भेजने के लिए कोई शुल्क नहीं देना पड़ता था।
अब डाकघर अधिनियम द्वारा सैनिकों की भी निःशुल्क डाक सुविधा समाप्त कर दी गई। इससे भी सैनिक जो हैं असंतुष्ट हुए हैं। ठीक है, तो हमने देखा धार्मिक कारण, सैनिक कारण, प्रशासनिक कारण, आर्थिक कारण, उन सब पे चर्चा कर ली है लगभग मैंने। अब तात्कालिक कारण क्या था? तात्कालिक कारण देख लीजिए, 1857 में नई बंदूक आई। पहले चलती थी ब्राउन बेस। ब्राउन बेस के स्थान पर नई बंदूक आई जिसका नाम है एनफील्ड राइफल, जिसके में जो कारतूस लगता था उसके ऊपरी हिस्से को मुंह से हटाना होता था। ठीक बात है, लेकिन उसे मुलायम करने के लिए उसमें गाय और सूअर की चर्बी होने की अफवाह फैलाई गई, जिससे क्या हुआ, अब तो बिल्कुल ही धार्मिक मामलों में असंतुष्टि बढ़ गई है। आप देख सकते हैं, तो विद्रोह फूटना लाजमी है। तो अब ये लोग क्या करेंगे, अब ये मना करेंगे कि भाई हम इस बंदूक का प्रयोग नहीं करेंगे, और वहीं से झड़प शुरू हो जाएगी और उसके बाद संघर्ष शुरू होगा। ठीक है, तो पीछे से इतनी समस्याएं बढ़ी हुई थी, हर वर्ग शोषित था, कहीं धार्मिक कारण थे, कहीं आर्थिक, कहीं राजनीतिक। लेकिन ये ब्राउन बेस ने क्या किया, ब्राउन बेस के स्थान पे एनफील्ड राइफल ने आग में घी का काम किया और विद्रोह की शुरुआत हुई। चलिए देखते हैं कैसे शुरुआत हुई। विद्रोह की शुरुआत देखते हैं। देखिए 29 मार्च 1857 की बात है। बैरकपुर में कारतूसों के उपयोग की मना कर दी। किसने मना कर दी कारतूसों की उपयोग की? मंगल पांडे ने मना कर दी। देखिए मंगल पांडे थे यहाँ पे, और मंगल पांडे ने कहा कि मैं कारतूस का प्रयोग नहीं करूंगा, ब्राह्मण है ये, क्योंकि ऐसी खबर थी कि गाय और सूअर की चर्बी मिली हुई है। मना करने पर झड़प हुई। झड़प होने पर इसने अपने अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग और ह्यूसन की हत्या भी कर दी। चलिए बिल्कुल ठीक बात है। मंगल पांडे कौन सी सैनिक टुकड़ी? 34वीं NI के सैनिक थे। ठीक बात है। 29 मार्च को मंगल पांडे ने ऐसा किया, और देख लीजिए एक हफ्ते बाद 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी भी दे दी गई। ठीक बात है। कहाँ पोस्टेड है मंगल पांडे? बैरकपुर में। लेकिन है कहाँ के? गाजीपुर के, वर्तमान बलिया के रहने वाले थे मंगल पांडे। ठीक बात है। तो आप देख सकते हैं मंगल पांडे वाला सेक्शन, ये अक्सर ये पूछा गया है 34वीं NI के थे, कहाँ थे, कहाँ के थे, कब फांसी दे दी गई, कौन घायल हुआ, ये सारे के सारे क्वेश्चनों पे मैंने आपके साथ चर्चा कर ली है, आप देख सकते हैं, है ना। चलिए अब अगला टॉपिक है मेरठ से विद्रोह की शुरुआत। चलिए शुरू करते हैं मेरठ से विद्रोह की शुरुआत। देखिए मई 1857 में शुरू की बात है। यहाँ पर भी 85 सैनिकों ने कह दिया कि हम कारतूस का उपयोग नहीं करेंगे। तो जिनकी जो बटालियन थी उसे भंग करके इन्हें जेल में डाल दिया गया, मेरठ में भी। अब 10 मई 1857 को कुछ सैनिकों ने अपने साथियों को छुड़ाने के लिए खुला विद्रोह कर दिया, और ये जेल में गए और अपने साथियों को छुड़ा करके दिल्ली की तरफ चले गए। तो मेरठ से विद्रोह की शुरुआत कब होती है? 10 मई 1857 को विद्रोह की शुरुआत होती है। 12 तारीख को ये दिल्ली पहुंच गए हैं सैनिक, और दिल्ली पर इन्होंने अधिकार कर लिया है। दिल्ली में जो शस्त्रागार था, आर्म्स फैक्ट्री थी, उसका जो लेफ्टिनेंट था विलोवी था। विलोवी ने इनका विरोध किया, लेकिन विलोवी शीघ्र ही पराजित कर दिया इन्होंने। ठीक है, और जाकर के बहादुर शाह जफर जो थे, बहादुर शाह से रिक्वेस्ट की कि आप हमारे बादशाह बन जाइए। पहले तो बहादुर शाह बहुत बुजुर्ग थे और ना नुकुर करते रहे, लेकिन अंत में उन्होंने बादशाह बनना स्वीकार किया। देखिए बहादुर शाह जफर को बना रहे हैं, सैनिक है। यहाँ पे आपको किसी का धर्म नहीं दिख रहा होगा। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है कि हिंदू मुस्लिम ऐसी कोई बात नहीं थी, सभी वर्गों का एक ही कॉमन शत्रु था, अंग्रेज, और उसके विरुद्ध कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे हैं। और सैनिकों में देखिए, सैनिकों में उस समय क्या था, बड़े स्तर पर ब्राह्मण हुआ करते। उन्होंने बहादुर शाह जफर को शासक बनाया। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह है कि बहादुर शाह जफर पूरे भारत का कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व करते थे और जनता द्वारा उन्हें स्वीकृति मिली हुई थी। ठीक है, उद्देश्य एक ही था, अगर बहादुर शाह जफर बैठेंगे तो पूरा दोबारा मुगल सत्ता स्थापित हो रही है और पूरे देश की जनता बहादुर शाह जफर के अधीन एक होकर के अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ पाएगी। चलिए, दिल्ली में बहादुर शाह का साथ कौन दे रहे थे? बख्त कहाँ दे रहे थे? बिल्कुल ठीक बात है। चलिए, दिल्ली में जॉन निकोलस मारे गए थे, याद रखिएगा, निकोलसन मारे गए थे दिल्ली में विद्रोह दबाने के लिए जब गए थे। सितंबर 1857 में देख लीजिए, जून जुलाई अगस्त सितंबर 4 महीने बाद ही दिल्ली पर अंग्रेजों ने पुनः अधिकार कर लिया। चलिए, लेफ्टिनेंट हडसन ने बहादुर शाह जफर को कहां से गिरफ्तार किया था? हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया और उन्हें रंगून भेज दिया, जहां उनकी मृत्यु हो गई। और लेफ्टिनेंट हडसन ने क्या किया था? बहादुर शाह के 2 पुत्रों
और एक पोते को गोली मार दी थी इसने। जो पहले मना किया लेकिन बाद में गोली मार दी। निकोलसन मारे गए हैं और हडसन ने गोली मारी है, याद रखिएगा आप। बहादुर शाह जफर कहाँ चले गए? रंगून चले गए। ठीक होगी बात। बहादुर शाह जफर के लगभग सारे क्वेश्चनों को डिस्कस कर लिया मैंने। ठीक है, उसके बाद देखिए बहादुर शाह जफर के बीच और हडसन के बीच जो वार्तालाप हुआ था उस पर मैं चर्चा कर रहा हूं। बहादुर क्या बोले, हडसन क्या बोले? हडसन बोले दमदमे में दम नहीं है, खैर मांगो जान की, ए जफर ठंडी पड़ी हुई अब तेग हिंदुस्तान की। ठीक है, आप समझ रहे हैं क्या मतलब है इसका? कह रहा अब किसी में दम नहीं रह गया, अब हिंदुस्तान की जो सियासत थी, जो मतलब जो पहले बात हुआ करती थी वो सब क्या हो गई? ठंडी हो गई, लो ठंडी हो गई है। तो क्या बोला है इन्होंने, दोबारा पढ़ता हूं मैं। दम दमे में दम नहीं है, खैर मांगो जान की। यानी अब आपकी मुगल रियासत नहीं रही, अब आप नहीं जान बचाने की कुछ सोचो। अब जफर ठंडी पड़ी हुई है तेग हिंदुस्तान की, यानी भारत की जो लो और जो वर्चस्व और जो नाम पहले होता था अब वो ठंडा पड़ गया है। इस पर जफर ने क्या नाम दिया है? गाजियों में बू रहेगी जब तक ईमान की, तख्त ए लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। उन्होंने कहा जब तक भारतीयों में या गाजियों में जो है ईमान रहेगा ना, तब तक यही हमारी जो तेज है भारत का, तेग का मतलब यहाँ पे तेज वर्चस्व है, भारत से लेकर लंदन तक बोलेगा। आप चिंता मत करें इस बात की। ठीक होगी बात। तो आप देख सकते हैं बहादुर शाह जफर बहुत बुजुर्ग थे तो बीच बीच में हतोत्साहित हो जाते थे युद्ध करते हुए। तो उनकी पत्नी थी जिनका नाम था जीनत महल। जीनत महल ने भी बड़ा संघर्ष किया था यहाँ पे ना। तो उन्होंने बहादुर शाह को ललकारते हुए क्या कहा था? यह समय गजलें कहकर दिल बहलाने का नहीं है, यह तो संघर्ष करने का है, ये कहा था बेगम जीनत महल ने। जीनत महल ने की बड़ी भूमिका रहेगी। ठीक है, चलिए। और जीनत महल को बाद में जब 1886 में जीनत महल की मृत्यु हो जाएगी, बहादुर शाह जफर तो पहले भाग जाएंगे वहां पे। तो इन्हें भी, जहां बहादुर शाह जफर का मकबरा भी रंगून के ड्रैगन टाउनशिप में है, वहीं पर बहादुर शाह जफर के मकबरे में ही जीनत महल को भी दबा दिया जाएगा। यही रंगून या यांगून जो लिखा है वही है वर्मा का। बहादुर शाह जफर वर्मा चले गए थे, वहां इनके मकबरे पे लिखा हुआ है, जफर तू कितना बदनसीब निकला कि मुल्क की 2 गज जमीन भी नसीब ना हो। ये जफर ने लिखा है अपने अंतिम समय की, उनकी जो दिल की बात थी कि देश की जमीन नहीं मिली और मुझे दूसरे देश में जाकर मरना पड़ रहा है, दबना पड़ रहा है। ठीक होगी बात। तो ये बहादुर शाह जफर का सेक्शन पूरा हुआ। नेक्स्ट चलता हूँ कानपुर से विद्रोह। कानपुर से 5 जून को विद्रोह की शुरुआत हो रही है, आप देख सकते हैं। चलिए, कानपुर में 27 जून को ही विद्रोहियों ने घेर लिया और यहाँ पर ह्यू व्हीलर थे। व्हीलर ने आत्मसमर्पण कर दिया और यहाँ पे महिला और बच्चों की बड़े स्तर पर हत्या कर दी गई। याद रखिएगा, व्हीलर ने कानपुर में आत्मसमर्पण किया है। दिल्ली में निकोलसन और हडसन थे। निकोलसन मारा गया था, हडसन के ने बहादुर शाह जफर के बच्चों को मारा था, है ना। चलिए, कौन थे कानपुर से? नाना साहब ने विद्रोह किया था। यहाँ पे पेशवा बाजीराव द्वितीय के गोद लिए पुत्र नाना साहब, जिनका नाम धुंधु पंत था, इन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया था। बिल्कुल ठीक बात है। इनकी सहायता कौन कर रहे थे? तात्या टोपे कर रहे थे। बिल्कुल ठीक बात है। नाना साहब पराजित हो जाएंगे और नए से नाना साहब नेपाल चले जाएंगे। चलिए, और कानपुर पर कैंपवेल अधिकार कर लेगा। याद रखिएगा, अब यहाँ पर व्हीलर ने तो आत्मसमर्पण किया था और कैंपवेल ने कानपुर पर अधिकार किया 6 दिसंबर को। 5 जून को शुरू हुआ, लगभग 6 महीने तक ही विद्रोह रहा है। ठीक है। नाना साहब ने कथन कहा था, जब तक मेरे शरीर में प्राण है मेरे और अंग्रेजों के बीच जंग जारी रहेगी। ठीक होगी बात। तो आप देख सकते हैं कानपुर से विद्रोह की शुरुआत हुई है। नेक्स्ट चलता हूं, झांसी से विद्रोह। झांसी से विद्रोह जून 1857 में हुआ। गंगाधर राव की विधवा रानी लक्ष्मीबाई ने अपने आप को शासक घोषित कर दिया है और विद्रोह किया है झांसी से। ठीक बात है। कानपुर में तात्या टोपे थे, अभी हमने पढ़ा, वो भी यहाँ पर आ गए झांसी के साथ, रानी लक्ष्मीबाई के साथ। फिरोज ने यहाँ पर अधिकार किया था 3 अप्रैल को। तो आप देखिए, जून में से रानी लक्ष्मीबाई ने 3 अप्रैल तक तो झांसी से ही लड़ी हैं ये। ठीक है, तो लगभग 9 महीने तक ना, 9-10 महीने तक झांसी से इन्होंने युद्ध किया है। जब झांसी का पतन हो जाएगा तो ये ग्वालियर चली जाएंगी
और तात्या टोपे इनके साथ आकर मिलेगा और ग्वालियर से संघर्ष करेंगी। रानी हिरोज के विरुद्ध लड़ती हुई वीरगति को प्राप्त हो जाएगी। बिल्कुल ठीक बात है। चलिए, तात्या टोपे बच निकलेंगे यहाँ से भी, और तात्या टोपे 1859 में मुखबरी के कारण पकड़े जाएंगे और उन्हें फांसी दे दी जाएगी। ठीक बात है। रानी लक्ष्मीबाई का मकबरा भी कहाँ पे? ग्वालियर में है, आप याद रखिएगा। ठीक होगी बात। तो आप देख सकते हैं हिरोज ने कुछ कहा भी था रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। चलिए, क्या कहा था? हिरोज ने कहा था कि इन विद्रोहियों में क्रांतिकारी जो है अकेली मर्द रानी लक्ष्मीबाई है, ये कहा था उन्होंने। ठीक है, वीरता से बड़ा प्रभावित हुआ था। तात्या टोपे, देखिए तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। ठीक होगी बात। तो हम देख सकते हैं मैंने लगभग सारे क्वेश्चनों पे चर्चा कर दी है। आगे चलता हूं, आइए मेरे साथ आप। लखनऊ से विद्रोह। लखनऊ से विद्रोह 4 जून को फूटा। ठीक है, अब देखिए लखनऊ से विद्रोह 4 जून को फूटा है, और हमने पढ़ा था कानपुर से 5 जून को, और दिल्ली से मेरठ से 10 मई को, दिल्ली पर अधिकार हुआ 12 मई को। तो ये ना कर्म लगाने को आए हुए हैं। पेपर में क्वेश्चन क्या आया वो बता देता हूं मैं आपसे। एक तो बैरकपुर, मेरठ, लखनऊ और कानपुर। मैंने झांसी की रानी की डेट नहीं लिखी है, डेट है ही नहीं कहीं किताबों में। तो आप देख लीजिए, बैरकपुर में तो मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को किया था, मेरठ से 10 मई 1857 को, कानपुर से 5 जून को, लखनऊ से 4 जून को। तो क्रम क्या लगेगा? बैरकपुर, मेरठ, लखनऊ, कानपुर। चूंकि इन चारों के ही प्रत्यक्ष डेट दी गई है, तो ये चारों ही क्वेश्चन में आए हुए हैं क्रम लगाने को, तो मैंने लगा दिए हैं। लखनऊ में देख लीजिए 4 जून 1857 को विद्रोह फूट रहा है, और लखनऊ से विद्रोह कौन कर रही है? बेगम हजरत महल कर रही हैं। अपनी कम उम्र के पुत्र, अल्पायु पुत्र बिरजिश कादिर को इन्होंने नवाब घोषित किया है। बिल्कुल ठीक बात है। लखनऊ में कौन मारा जाएगा? लय से लखनऊ में लॉरेंस मारा जाएगा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये। चलिए, लखनऊ के बाद बेगम हजरत महल शाहजहांपुर चली जाएगी, और यहाँ पर मौलवी अहमदुल्ला के साथ विद्रोह का नेतृत्व करेंगी, याद रखिएगा। तो लखनऊ से बेगम हजरत महल है, हेनरी लॉरेंस मारे गए हैं यहाँ पर। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। फिर मैं चलता हूँ जगदीशपुर आरा। जगदीशपुर आरा बिहार से कुंवर सिंह ने विद्रोह किया है। इन्होंने विद्रोह केवल बिहार से ही नहीं, मिर्जापुर, बांदा, रीवा, लखनऊ तक विद्रोह फैलाया था। जख्मी हो गए थे, और जख्मी होने पर 26 अप्रैल 1858 को इनकी मृत्यु हो जाएगी। ये विद्रोहियों में सबसे बुजुर्ग और सबसे खतरनाक व्यक्ति यही थे विद्रोहियों में। ठीक है, याद रखिएगा, कुंवर सिंह आरा का नाम याद रखिएगा। बिहार के शेर कहते हैं इन्हें। चलिए नेक्स्ट चलता हूँ। अब मौलवी अहमदुल्ला। मौलवी अहमदुल्ला ने फैजाबाद से विद्रोह किया था तथा जिहाद का नारा दिया। पेपर में क्वेश्चन कई बार आ चुका है, किसने अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का नारा दिया? इन्होंने। ये ब्रिटिश सरकार के पकड़े ही नहीं जा रहे थे। ब्रिटिश सरकार को अंत में इनके विरुद्ध इनाम घोषित करना पड़ा, 50,000 रुपए का इनाम घोषित करना पड़ा। ठीक बात है। देखिए, अंग्रेजों ने इनके अदम्य साहस के गुणों से परिपूर्ण और दृढ़ संकल्प वाले विद्रोहियों में सर्वोत्तम सैनिक कह करके संबोधित किया है। 5 जून 1858 को रोहिलखंड सीमा पर पबिया नामक स्थान पर, वहां पे इनकी गोली लग जाएगी, जहां पर इनकी मृत्यु हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं रोहिलखंड की सीमा पर पबिया नामक स्थान पर गोली लगने से इनकी मृत्यु हो जाएगी। मौलवी अहमदुल्ला। पेपर में क्वेश्चन आया था, किसके ऊपर सरकार ने 50,000 का इनाम घोषित किया? किसने जिहाद का नारा दिया? अंग्रेजों ने क्या कहा था? दृढ़ संकल्प वाले विद्रोहियों में सर्वोत्तम सैनिक कहा इन्हें। मौलवी अहमदुल्ला, फैजाबाद से इन्होंने विद्रोह किया था। नेक्स्ट चलता हूं रोहिलखंड से खान बहादुर खान ने विद्रोह किया। ये कौन थे? मुगल बादशाह के सूबेदार के पद पर थे, सूबेदार बनाया हुआ था, और फांसी दे दी गई थी। असम से मणिराम दत्त व अंतिम राजा के पोते कंदपेश्वर सिंह ने विद्रोह किया था। ठीक होगी बात। कंदपेश्वर लिखा हुआ है, कंदपेश्वर लिखा होता है कहीं। ठीक है, मणिराम दत्त को फांसी दे दी गई। मणिराम दत्त दीवान थे, याद रखिएगा, ये छोटे छोटे क्वेश्चन उठ के आ जाते हैं। कोटा राजस्थान से भी सैनिक टुकड़ी ने विद्रोह करके मेजर बर्टन की हत्या कर दी थी, याद रखिएगा, कोटा राजस्थान से। चलिए नेक्स्ट चलता हूं। उड़ीसा से संबलपुर से राजकुमार सुरेंद्र शाही और उज्जवल शाही ने विद्रोह किया। गंजाम से राधा कृष्ण दंड सेन ने विद्रोह किया। इंपॉर्टेंट है, दोनों याद कर लेंगे आप, पेपर में आए हुए हैं सारे ये। सतारा से रंगोजी बापू गुप्ते ने विद्रोह का नेतृत्व किया। बनारस में विद्रोह किसने दबाया था? आम जनता ने किया था, और कर्नल नील ने दबाया था। ठीक होगी बात। बरेली से खान बहादुर खान ने विद्रोह किया। बिल्कुल ठीक बात है।
चलिए आगे चलता हूं। चलिए 1857 के विद्रोह के जितने भी विद्रोही थे लगभग पूरे हो गए हैं। आप देख सकते हैं बरेली, बनारस, सतारा, उड़ीसा, गंजाम, रोहिलखंड असम, कोटा राजस्थान, फैजाबाद, आप देख सकते हैं जगदीशपुर, कुंवर सिंह आरा, लखनऊ, ठीक है, कानपुर, झांसी, ये सारे हो गए हैं ना, दिल्ली, ये सारे के सारे विद्रोह के क्षेत्रों पे मैंने डिस्कस कर लिया है। अब विद्रोह जो है असफल हो गया। अब असफल हो गया तो उसे भी हमें देखना चाहिए क्या कारण थे कि 1857 के विद्रोह असफल हो गया। देखिए सबसे बड़ा कारण तो यही है, योग्य नेतृत्व का अभाव था। ठीक बात है, कह रहे हैं कि अगर विद्रोह को ठीक तरह से कोई चलाने वाला कोई योग्य नेतृत्व होता, मैं पढ़ देता हूं पॉइंटर के साथ। देखिए विद्रोह को संचालित करने वाला अगर कोई योग्य नेता होता, ठीक है, नहीं था। विद्रोहियों ने बूढ़े बहादुर शाह को अपना नेता मान लिया, लेकिन बूढ़े बहादुर शाह सैन्य संचालन और नेतृत्व करने की आशा करना बिल्कुल खराब बात है। बहुत बूढ़े थे वो। प्रमुख नेता नाना साहब चतुर अवश्य थे, लेकिन सैन्य संचालन में निपुण नहीं थे। कानपुर से थे ना। तात्या टोपे का चरित्र ऊंचा था, लेकिन सैनिक योग्यता उनमें भी कम थी। सर्वाधिक योग्य नेताओं में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी और जगदीशपुर के कुंवर सिंह आरा थे। रानी लक्ष्मीबाई वीर होते हुए भी अनुभवहीन थी, अभी पहले थोड़ी लड़ चुकी हैं वो। कुंवर सिंह भी वीर था, लेकिन पूर्णतः वृद्ध था तथा सभी उसे नेता मानने को तैयार भी नहीं थे। तो आप देख सकते हैं एक कारण क्या है, एक कारण है योग्य नेतृत्व का अभाव। 1857 के विद्रोह की असफलता का कारण, जो इन सबको संगठित कर पाता और एक सकल रूप में विद्रोह कर पाता। ठीक है, नंबर एक कारण। नंबर दो, नागरिकों का असहयोग। देखिए नागरिकों ने कोई सहयोग नहीं दिया। मोटे तौर पर विद्रोह जो है नरेशों, जागीरदारों और सैनिकों तक सीमित था। भारत की अधिकांश जनता कृषक थी। कोई भी विद्रोह इस कृषक वर्ग की उपेक्षा करके सफल नहीं हो सकता है, किंतु विद्रोहियों ने किसानों को अपने साथ मिलाने का प्रयास ही नहीं किया। इस प्रकार यह क्रांति जन क्रांति नहीं बन सकी। असफलता का एक ये भी कारण है। नेक्स्ट कह रहा परिस्थितियां। यदि 1857 का विद्रोह कुछ समय पहले होता तो अंग्रेजों को भारत से भागना पड़ता, किंतु जिस समय विद्रोह हुआ उस समय परिस्थितियां अंग्रेजों के अनुकूल थी। क्रीमिया युद्ध समाप्त हो गया था क्योंकि अंग्रेज वहां पे व्यस्त थे। भारत में देसी नरेश, सामंत और बुद्धिजीवी लोगों का समर्थन कर रहे थे, है ना। देखो एक तो क्रीमिया युद्ध समाप्त हो चुका था 1857 तक। दूसरा, जो देसी नरेश, राजे रजवाड़े हैं वो अंग्रेजों का समर्थन कर रहे थे। ठीक है, उसके बाद डलहौजी के सुधारों से सेना बहुत मजबूत हो चुकी थी। संचार साधनों का विकास हो चुका था, जिससे विद्रोह को दबाने में मदद मिली। इस प्रकार से 1857 तक परिस्थितियां अंग्रेजी सरकार के अनुकूल हो चुकी थी। नेक्स्ट, साधन। विद्रोहियों के पास साधन अंग्रेजों की अपेक्षा बहुत कम थे। बिल्कुल ठीक बात है। विद्रोहियों के पास बलिदान करने की भावना तो थी, लेकिन रण कौशल अंग्रेजों जैसा नहीं था। अंग्रेजों के पास यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षित सैनिक थे। आपने देखा नील हडसन, नील निकोलसन, बहुत सारे योग्य, लॉरेंस, ये सारे योग्य सैनिक थे जो भारत में ही नहीं विदेशों में भी लड़के आ चुके थे। ठीक बात है। ये सैनिक कूटनीति में और रणनीति में दक्ष थे, जबकि विद्रोही केवल मरना जानते थे, लड़ना नहीं। तो आप देख सकते हैं नरेशों का असहयोग। ठीक है, प्राय सभी भारतीय नरेशों ने विद्रोह का दमन करने में अंग्रेजों का साथ दिया। सिंधिया के मंत्री दिनकर राव तथा निजाम के मंत्री सालार जंग ने अपने अपने राज्य में क्रांति को फैलने ही नहीं दिया। राजपूताना के नरेशों ने भी अंग्रेजों का भरपूर सहयोग किया राजपूतों के क्षेत्र में। विद्रोह काल में स्वयं कैनिंग ने क्या कहा था, यदि सिंधिया भी विद्रोह में शामिल हो जाता तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना पड़ जाएगा, यानी भारत छोड़ना पड़ जाएगा। इसी प्रकार मैसूर का राजा, पंजाब में सिख सरदार, मराठे और पूर्वी बंगाल आदि के शासक भी विद्रोह से दूर रहे। इस प्रकार एक बड़े वर्ग का विद्रोहियों को समर्थन नहीं मिला। नेक्स्ट, दक्षिण भारत की उदासीनता। नर्मदा के दक्षिण का भाग तो पूरी तरह शांत रहा। ठीक है, उत्तर भारत के साथ साथ दक्षिण भारत भी विद्रोह में अगर कूद पड़ता तो बड़े क्षेत्र में अंग्रेजों को विद्रोह दबाना मुश्किल हो जाता। तो विद्रोह के प्रमुख केंद्र बिहार, अवध, रोहिलखंड, चंबल और नर्मदा नदी के मध्य के ही थे और दिल्ली तक के क्षेत्र थे। इस कारण से अंग्रेजों को विद्रोह दबाने में कोई दिक्कत नहीं हुई। एक छोटे क्षेत्र में फैले विद्रोह को उन्होंने सरलता से दबा दिया। ठीक होगी बात। चलिए नेक्स्ट देखिए, ऐसा भी माना जाता है कि विद्रोह की जो योजना थी 31 मई 1857 थी। ठीक है, ये मई होगा, मार्च नहीं होगा।
ये जो है क्या होगा, मई। ऐसा भी मानते हैं कई लोग कि विद्रोह की तारीख इन्होंने निश्चित की थी 31 मई का दिन, भारत में एक साथ विद्रोह करना था। लेकिन दुर्भाग्य से विद्रोह जो है 29 मार्च को ही मंगल पांडे ने जब बैरकपुर में विद्रोह का झंडा खड़ा किया तभी फूट गया। तो इस प्रकार से ये कहना कि विद्रोह जो है सभी जगह पे एक साथ नहीं फूटा। आपने देखा कभी मेरठ में मई में, जून में कानपुर में, लखनऊ में, झांसी में, और आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। तो यही कारण है कि योजना बनाई थी कि 31 मई को विद्रोह करेंगे, लेकिन विद्रोह 29 मार्च को फूट गया, उसके बाद 10 मई को मेरठ में फूट गया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कोई योजना नहीं थी विद्रोह की, जिस कारण से विद्रोह के सफल होने में भी ये एक संशय पैदा करता है, यानी असफलता का एक प्रमुख कारण है। चलो नेक्स्ट, चलिए 1857 के विद्रोह का क्या परिणाम रहा उस पर चर्चा कर लेते हैं। चलिए देखिए, कंपनी के शासन का अंत हो गया, बिल्कुल ठीक बात है, कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया। देखिए अगस्त 1858 को ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित किया जिसमें भारत के कंपनी का शासन का अंत कर दिया गया। भारत में कंपनी के शासन का अंत कर दिया गया और ब्रिटिश भारत का प्रशासन ब्रिटिश रानी के अधीन कर दिया गया। ठीक बात है। देखिए यहाँ पर बोर्ड ऑफ कंट्रोल हुआ करता था इंग्लैंड में, जो 1784 के एक्ट द्वारा बना था, पहले बाद में चर्चा करूंगा। और एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था जो यहाँ पर सारी नियुक्तियां करते थे। उन दोनों को अब समाप्त कर दिया गया। इनके स्थान पर भारत सचिव और उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यों की एक इंडिया काउंसिल या भारत परिषद बना दी गई। इंग्लैंड में चेंज हो रहा है। इंग्लैंड में क्या समाप्त किया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल समाप्त कर दिया गया जो 1784 में बना था, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर समाप्त कर दिया गया। इनकी जगह पे एक भारत परिषद बना दी गई जिसमें 15 सदस्य हैं। 15 में से 8 तो होंगे महारानी के और 7 होंगे कंपनी के। ठीक है, ये ब्रिटिश महारानी के 8 और 7 कंपनी के। तो आप देखिए कंपनी के 7 हैं, ब्रिटिश महारानी के 8 हैं, तो बहुमत किसका हुआ, महारानी का। इसीलिए तो ये कहा गया है कि कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया, क्योंकि कंपनी का बहुमत समाप्त कर दिया गया है और महारानी का बहुमत कर दिया गया। 8 सदस्य महारानी के हैं। चलिए, अब महारानी का प्रतिनिधि हो गया गवर्नर जनरल, तो गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। ठीक बात है। अब गवर्नर जनरल वायसराय के नाम से ही भारत में शासन का संचालन करेगा और कुछ चेंज नहीं होगा उसकी शक्ति में, केवल और केवल नाम का चेंज है, क्योंकि अब ये महारानी के अधीन आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए देखिए, विद्रोह के बाद निश्चित नीति और सिद्धांतों की घोषणा के लिए इलाहाबाद में बड़ी धूमधाम से एक दरबार का आयोजन किया गया और महारानी की घोषणा को इलाहाबाद में कैनिंग ने 1 नवंबर 1858 को पढ़ा। और इसमें क्या कहा गया वो देख लीजिए, पेपर में ये भी पूछा गया है कि किसने पढ़ी महारानी की घोषणा, कब पढ़ी, 1 नवंबर 1858 को, कहाँ पढ़ी, इलाहाबाद में पढ़ी, कैनिंग ने पढ़ी। देखिए, अब महारानी ने अपनी घोषणा में पहले ही कह दिया कि अब अंग्रेजी राज्य का विस्तार नहीं किया जाएगा। तो पहला इंपॉर्टेंट बात है, विस्तार की नीति को त्याग दिया। अब तक डलहौजी जो हड़प हड़प कर रहा था, देसी रियासतों का हड़पने की नीति अपना रहा था, उसे समाप्त कर दिया गया। चलिए, अब कह रहे देसी रियासतों के साथ जो समझौते हो रखे हैं उन्हें अब सम्मान दिया जाएगा और उन्हीं के हिसाब से अब आगे के संबंध निर्धारित होंगे, उनको समाप्त नहीं किया जाएगा। भारतीय रीति रिवाजों को अब छेड़ा नहीं जाएगा। आप देखिए कहीं विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, सती प्रथा आदि को छेड़ा गया। तो एक कारण ये भी माना गया है कि भारत में धार्मिक मामलों में इंटरफेयर करना कंपनी को भारी पड़ा है। तो अब अंग्रेज जो है रूढ़िवादी नीति अपनाएंगे भारत के प्रति। तो प्राचीन रीति रिवाजों, संपत्ति आदि का संरक्षण किया जाएगा। चलिए, कह रहे कि देखिए सरकारी सेवा में योग्यता हो, ये बात मैं आपको पढ़ाऊंगा। 1833 के चार्टर एक्ट में कहा गया था कि पहली बार नियुक्तियों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन 1853 में कहा गया नियुक्तियों के लिए प्रतियोगी परीक्षा की जाएगी। लेकिन ये व्यवहारिक में कभी आए नहीं, केवल घोषणा थी। तो अब उसी बात को दोहराया जा रहा है कि योग्यता अनुसार नौकरी दी जाएगी। ठीक है, इसके अलावा विद्रोहियों को क्षमादान दे दिया गया जिन्होंने अंग्रेजों की हत्या नहीं की थी लेकिन विद्रोह किया था। देख लीजिए लिखा हुआ है ना, तो विद्रोहियों को क्षमादान भी दिया गया है। और क्या, सेना का पुनर्गठन कर दिया गया। देखिए पहले सेना के जो था 1:5 होते थे, यानी कि भारत का 5 गुना होते थे, ब्रिटिश 1 गुना होते थे, ये अनुपात होता था। ठीक है, अगर ब्रिटिश सैनिक 20 हैं तो भारतीय सैनिक 100 होते थे।
अब इसे घटा करके 1:2 कर दिया गया। बंगाल बिहार में और 1:3 कर दिया गया। भारत में सब जगह 1:2 किया गया, बंगाल में 1:3 कर दिया गया, वही लिखा हुआ है। भारतीय सेना की संख्या अधिक कर दी गई तथा भारतीय सैनिकों के पुनर्गठन जो है जातीय और सांप्रदायिक आधार पर किया जाएगा। ठीक है, बटालियंस बनाए जाएंगे, गोरखा बटालियन, ये जाट बटालियन, इस तरह की बटालियन जाति के आधार पर बटालियंस बनाएंगे जिससे कि बांटा जा सके। ठीक बात है। सैनिकों की भर्ती के लिए रॉयल कमीशन, कहीं पील कमीशन भी लिखा है, पुनर्गठन के लिए होगा वो पील कमीशन होगा, और सैनिकों की भर्ती के लिए रॉयल कमीशन। तो आप देख सकते हैं रॉयल कमीशन है नियुक्तियों के लिए, और सेना का पुनर्गठन के लिए कौन सा कमीशन है, वो है पील कमीशन, है ना। तो आप देख सकते हैं, तो रॉयल कमीशन नियुक्त किया सैनिकों की नियुक्ति के लिए, जिसके परिणाम स्वरूप देखिए अंग्रेजों की सेना जो 1859 में 45,000 थे, 62 में 91,000 होगी। आप देख सकते हैं, ठीक बात है। इसके अतिरिक्त क्या कह रहा है वो, इसके अतिरिक्त कह रहा है कि भारतीय खर्चे पर इंग्लैंड में भी सेना रखी गई जो संकट के समय तुरंत बुलाई जा सकती है। कितने, 16,427 सैनिक रखे गए। तो आप देख सकते हैं सैनिक सुधार में पील कमीशन, रॉयल कमीशन, सैनिकों का अनुपात बढ़ाया गया, जो 1:5 था उसे 1:2 कर दिया गया, है ना। भारत में 1:3 और कहीं 1:2, बंगाल बिहार में 1:2 था, बाकी जगह पे 1:3 था। आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, सांप्रदायिक घृणा की उत्पत्ति। 1857 के विद्रोह में हिंदू और मुसलमानों ने संयुक्त रूप से भाग लिया था, बिल्कुल ठीक बात है। किंतु मुसलमानों ने हिंदुओं के से अधिक उत्साह भी दिखाया था। चलिए अब अंग्रेजों ने क्या करा, अंग्रेजों ने कहा इन दोनों को तोड़ना पड़ेगा, तो अंग्रेजों ने हिंदुओं का पक्ष ले लिया, ठीक बात है, और अपने आरंभ कर दिया, जिससे हिंदू और मुसलमान में दरार पैदा हो गई। क्योंकि हिंदू तो बनने लगेंगे किसके प्रिय, अंग्रेजों के, और मुस्लिम हो जाएंगे क्या, एक तरफा हो जाएंगे। तो यही है अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति, ठीक बात है, जिससे दोनों में टकराव पैदा हो जाएगा। ठीक है, यही टकराव जो है राष्ट्रीय आंदोलन में घातक सिद्ध होगा और जिसका अंतिम परिणाम देश का बंटवारा होगा, ठीक बात है। तो देखिए अब हिंदुओं के प्रति अंग्रेज जो है सहानुभूति दिखाएंगे, तो मुस्लिमों में जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो उठेगा और वो क्या करेगा, वो अंग्रेजों की सहानुभूति प्राप्त करने का प्रयास करेगा। ठीक है, एक वो होंगे, विद्वान होंगे जिनका नाम होगा W हंटर, और वो पुस्तक लिखेंगे जिसका नाम होगा भारतीय मुसलमान। भारतीय मुसलमान में वो आगे एक थ्योरी देंगे कि भाई मुसलमानों के विकास के लिए अंग्रेजों का सहयोग जरूरी है और मुसलमानों को अंग्रेजों के साथ हमेशा कोऑर्डिनेशन करना चाहिए, उनके साथ सहयोग करना चाहिए। इसी थ्योरी पर आगे सर सैयद अहमद खां काम करेंगे और सर सैयद अहमद खां अंग्रेजों के समर्थक हो जाएंगे और राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस के विरोधी हो जाएंगे। इसलिए आप देखेंगे राष्ट्रीय आंदोलन में उनकी भूमिका, हालांकि उन्होंने मुस्लिम शिक्षा के लिए बहुत काम किया, लेकिन राष्ट्रीय आंदोलन में उनकी जो भूमिका है वो संदिग्ध हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चल रहा हूं। आर्थिक प्रभाव। अंग्रेजों ने अब केवल ब्रिटिश पूंजीपतियों को भारत में पूंजी लगाने के प्रोत्साहित किया, उन्हें सुरक्षा प्रदान की है। अब चाय, कपास, जूट, कॉफी, तंबाकू आदि में व्यापार को बहुत बढ़ावा दिया गया, जबकि भारतीय उद्योगों को संरक्षण देना बिल्कुल ही बंद कर दिया। ठीक बात है। देखिए मैंने कहा था ना भर्ती के लिए भारतीय जनपद सेवा अधिनियम पारित किया गया, जिसके अनुसार देखिए परीक्षा कहाँ पे होगी, अब लंदन में हर साल प्रतियोगी परीक्षा होगी। कमाल हो रहे हैं, नहीं हो रहे, ठीक है, लंदन में होगी 1921 में जाकर। अब राष्ट्रीय आंदोलन की ना एक मांग ये भी रहेगी कि परीक्षा जो है भारत में हो, माध्यम अंग्रेजी हो और परीक्षा की आयु बढ़ाया जाए। जाकर के 1921-22 में जाकर के भारत में भी होगी सेंटर। आप देखिए इंग्लैंड में सेंटर है, इसका मतलब है कि परीक्षा आप फॉर्म तो भर दीजिए लेकिन परीक्षा आपकी इंग्लैंड में होगी। ठीक है, तो जाकर के 1921-22 में जाकर के भारत में भी परीक्षा होगी। पेपर में एक बार यही पूछा गया था। चलिए देखिए मैंने सारे कारणों पर चर्चा कर दी है। लगभग मैं समझता हूं कि जो 1857 के क्वेश्चन थे उन पर चर्चा कर दी है। एक दो क्वेश्चन अगर कॉमन देखने चाहें तो देख लीजिए। आपसे पूछे कि जब 1857 का विद्रोह हुआ तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री तो कौन थे, तो आप कहेंगे ब्रिटिश प्रधानमंत्री पॉमस्टन थे। ठीक बात है। गवर्नर जनरल कौन थे, गवर्नर जनरल कैनिंग थे। ठीक है, इस तरह के जो भी क्वेश्चन अगर बनते हैं मैंने आपको सारे बता दिए। आपसे पूछे कि किससे सेनापति नियुक्त किया था अंग्रेजी सरकार ने, तो आप कहेंगे कैंपवेल को। कैंपवेल को अंग्रेजी सरकार ने विद्रोह दबाने के लिए सेनापति विशेष रूप से नियुक्त किया था, है ना। तो आप देख सकते हैं जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने लगभग सभी पर चर्चा कर दी है। आशा करता हूं आपको समझ आया होगा।
ठीक है। और कोई अगर चीज रहेगी होगी तो मैं आगे डिस्कस कर दूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, ध्यान रखिएगा अपना।